हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब न्यूज़ बाय संजीवनी लैब। जानो ब्लड टेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने वीडियोस में कोई ना कोई ब्लड टेस्ट को एक्सप्लेन करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआर ब्लड टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ईएसआर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ जिसके बारे में मोस्टली पब्लिक को नहीं पता है। और एंड वाले पार्ट में मैं आपको ईएसआर टेस्ट के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देने वाला हूँ जो कि आपको ईएसआर टेस्ट करवाने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके हिसाब से अपना ईएसआर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको कभी भी अपनी जो है ईएसआर टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं मिलेगी। तो आपको ये पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है, तो आप मेरी इस वीडियो में बने रहें और मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ईएसआर टेस्ट क्या है। ईएसआर का फुल फॉर्म है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर टेस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप अगर किसी कांच के गिलास में पानी डालें और उसमें कोई थोड़ी सी मिट्टी या रेता जो है वो डाल दें और उसको मिक्स कर दें, तो आप देखेंगे कि पानी में डस्ट पार्टिकल जो होंगे या सैंड होगी, रेता, जो भी मिट्टी आपने डाला है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होता रहेगा। तो वो जो प्रोसेस है इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। मतलब कैसे वो अपने आप ही जो है वो ग्लास में जो रेता है वो नीचे आता रहता है, तो उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका 55% जो पार्ट है वो पानी होता है और 45% जो पार्ट है वो सॉलिड पार्ट होता है। और सॉलिड पार्ट में हमारे ब्लड सेल्स आते हैं जो कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ईएसआर टेस्ट में भी सेम यही फंडे से ब्लड सेल्स को देखा जाता है कि वो 1 घंटे में ब्लड में कितना सेटल डाउन हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईएसआर टेस्ट क्यों किया जाता है और इससे हमें क्या पता लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोस्टली डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट का ईएसआर टेस्ट जो है वो ज़रूर लिखते हैं किसी ना किसी अदर टेस्ट के साथ। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है कि ईएसआर टेस्ट जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। मतलब ईएसआर टेस्ट से हमें किसी पर्टिकुलर बीमारी का नहीं पता लगता है, लेकिन अगर बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर ईएसआर की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई ना कोई लोचा ज़रूर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो सिंपल सी बात यह है कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो या स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में हम ईएसआर जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो अब बात आती है डॉक्टर को इससे क्या पता लगता है। तो ईएसआर टेस्ट से डॉक्टर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए अलग टेस्ट जो है वो ईएसआर के साथ लिखते हैं। जैसे अगर पेट की इन्फेक्शन उन्हें लग रही है तो सीबीसी का टेस्ट जो है इन्फेक्शन देखने के लिए वो कर देंगे। अगर उनको पेशाब में लग रही है इन्फेक्शन तो पेशाब का कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो आरए टेस्ट या यूरिक एसिड के साथ ईएसआर टेस्ट को लिख देंगे। अगर उनको लगेगा कि टीबी की प्रॉब्लम है तो टीबी के साथ वो जो है वो ईएसआर का टेस्ट लिख देंगे। तो ऐसे ही ईएसआर टेस्ट हमेशा किसी ना किसी और टेस्ट के साथ करवाया जाता है। और ईएसआर की वैल्यू जो है वो डॉक्टर चेक करता है कि कितनी वैल्यू जो है वो आ रही है, कि वो माइल्डली एलिवेट हुआ है या फिर वो बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो ईएसआर की हो गई है। तो इससे डॉक्टर को ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस स्टेज पे जो है इन्फेक्शन वो पहुंच चुकी है, अर्ली स्टेजेस पे है या काफ़ी सीवियर हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि ईएसआर बढ़ने या कम होने के कारण क्या होते हैं। आमतौर पर पेशेंट का ईएसआर जो है वो बढ़ता ही है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से जो ईएसआर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ईएसआर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला कारण जो ईएसआर कम होने का होता है वो है अगर किसी पेशेंट ने एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ली हो, मतलब सूजन को जो है घटाने वाली अगर कोई दवाई ली हो या फिर कोई स्टीरॉइड्स ली हो, तो उन कंडीशंस में जो है वो ईएसआर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें ईएसआर वैल्यू जो वो कम हो सकती है वो है ल्यूकीमिया, मतलब ब्लड कैंसर ये हम कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में ईएसआर वैल्यू जो है वो कम हो जाती है।
तीसरी जो ऐसी कंडीशन वो है अगर आरबीसी जो है वो ब्लड में बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाती है। चौथी कंडीशन जो है सिकल सेल एनीमिया। ये पर्टिकुलर एनीमिया होता है, हालांकि इसमें ब्लड सेल की कमी होती है, लेकिन इसमें जो रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो उसमें फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से ईएसआर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो है टीबी। टीबी की बीमारी में ईएसआर की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशंस है जॉइंट पेन्स, जिनमें आर्थराइटिस भी आ जाता है, यूरिक एसिड भी आ जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को जो है वो जॉइंट पेन्स हो रही हैं, बॉडी पेन्स हो रही हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तीसरी कंडीशन जो है वो है अनीमिया। अनीमिया में जो है वो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है मेनली जो ईएसआर में हम टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अनीमिया में रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आता है बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुई हो, कहीं ना कोई स्वेलिंग हुई हो। इन्फेक्शन में चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, गला ख़राब है, खांसी है, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में जो है ईएसआर की वैल्यू है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है। और वहीं अगर किसी बॉडी पार्ट में जैसे लीवर में या स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पेट में, या फिर हम कहें कि जॉइंट्स में, मसल्स में कहीं ना कहीं स्वेलिंग हुई है, तो उस कंडीशन में भी ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। और कई बार इंजरी में भी कोई इंजरी हो गई है, कोई ब्रेकेज हो गई है बोन की, तो उस कंडीशन में भी ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई आती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस जो नॉर्मल रहती हैं लेकिन उनमें भी ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशंस हैं लेडीज़ में प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो हैं उनका आना। तो इन दो कंडीशन में नॉर्मली लेडीज़ की जो है ईएसआर वैल्यू वो बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मली कंसीडर की जाती है। तो वो डॉक्टर देख लेते हैं कि कितना ईएसआर बढ़ा हुआ है और वो नॉर्मल है या नॉर्मल। अब आते हैं कि ईएसआर की नॉर्मल रेंज क्या है। तो जो बच्चों में ईएसआर की नॉर्मल रेंज है वो 0 से लेके 10 तक हम कंसीडर करते हैं, और जो एडल्ट मेल्स होते हैं उनमें 0 से लेके 15 जो mm/h जो है वो हम नॉर्मल ईएसआर वैल्यू कंसीडर करते हैं, और फीमेल्स में 0 से लेके 20 mm/h को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। हमें बॉडी क्या सिम्टम्स देती है जिनसे हमें पता चल सके कि हमारी ब्लड में जो है ईएसआर वो बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला सिम्टम जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है हेडेक। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो है वो ईएसआर जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई आ सकती है। अगर किसी पेशेंट को बॉडी में स्टिफनेस हम कहते हैं कि अकड़न जकड़न जैसे रहती है, अगर हम सुबह उठें तो उठने के बाद ऐसे अगर हम हाथ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे हाथ जो हैं पहले 1-2 बारियों के लिए वो जकड़े हुए रहेंगे और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम चलना शुरू करेंगे उठने के बाद बेड से, तो थोड़ी देर हमारा बॉडी जो है वो जकड़ी रहेगी, स्टिफ रहेगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी जो है वो ईएसआर की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई आ सकती है। तीसरा जो सिम्टम हो सकता है वो है वेट लॉस। अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है ईएसआर की वैल्यू बढ़ी हुई आ सकती है। चौथी जो सिम्टम हमारी बॉडी हमें दे सकती है वो है नेक और शोल्डर पेन। तो अगर किसी पेशेंट को नेक में और शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रह रही है तो उस कंडीशन में भी ईएसआर जो है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। और पांचवी कंडीशन एनीमिया है। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी की बॉडी में रेड ब्लड सेल नहीं होंगे तो उस कंडीशन में भी ईएसआर जो है वो ज़्यादा आएगा। तो अब बात करते हैं कि ईएसआर टेस्ट लैब में कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली ईएसआर टेस्ट करने के लिए हमें पेशेंट की आर्म से 2 से 2.5 ml जो है वो ब्लड सैंपल लेना होता है, और उस सैंपल को फिर एक एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। एंटीकोगुलेंट एक केमिकल होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है या क्लॉट नहीं होने देता है। तो उस ब्लड को जो है वो एक ट्यूब में डाला जाता है, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस ट्यूब पे मार्किंग होती है mm में, मिलीमीटर में। तो इस ट्यूब में
ब्लड को 1 घंटे के लिए एक रैक में रख दिया जाता है और उसको 1 घंटे के बाद रीडिंग चेक की जाती है कि आरबीसी जो उस ब्लड में थे ये कितने mm जो है वो सेटल डाउन। तो अब बात करते हैं कि ESR टेस्ट का प्राइस क्या है। तो ये लैब टू लैब वेरी करता है। नॉर्मली जो है वो 50 से लेके 100 रुपये जो है वो ESR के पेशेंट से लिए जाते हैं। तो अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, और इस पार्ट में मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जब भी आपने अपना ESR टेस्ट करवाना है। अगर आप अब मैं जो आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ इनके हिसाब से अपना ESR टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको कभी भी आपकी रिपोर्ट जो है वो ESR की सही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो है कि ESR टेस्ट हमेशा खाली पेट करवाया जाता है। अगर आप इसको कुछ ना कुछ खा पी कर, जैसे जूस, बिस्किट, चाय, खाना, कुछ भी ऐसे खा पी कर करवाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो उससे आपको सही अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि ESR आपका कितना है। तो ESR हमेशा 10 से 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद किया जाता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने ESR का टेस्ट कभी भी किसी ब्रांडेड लैब से नहीं करवाना है। ब्रांडेड आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में कौन कौन सी ब्रांडेड लैब हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि जब भी हम किसी ब्रांडेड लैब में टेस्ट करवाते हैं तो उसका नॉर्मली हमें प्रोसेसिंग जो है वो 2nd डे या 3rd डे में लगती है। जैसे अगर हम किसी लैब में आज हम सैंपल देंगे तो वो नेक्स्ट डे जाकर जो है वो प्रोसेस होगा या नाइट में जाकर प्रोसेस होगा। तो उसमें एक टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है सैंपल लेने के बाद। और ESR एक ऐसा टेस्ट है जो कि सैंपल लेने के तुरंत बाद लगाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो सही रिज़ल्ट है वो सैंपल लेने के 2 से 3 घंटे के बीच में ही सही आती है। अगर ESR को ब्लड सैंपल लेने के बाद 2 से 3 घंटे में नहीं लगाया जाता है तो उसमें ESR की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे सैंपल ये पड़ा रहेगा उस कंडीशन में जो है वो ब्लड सेल की जो है मॉर्फोलॉजी या हम कहें स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड में प्लेट्स जैसे होते हैं। जैसे हम खाना खाने की प्लेट लेते हैं तो वैसे प्लेट जैसे जो है वो स्ट्रक्चर होता है रेड ब्लड सेल का। लेकिन जब ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो लंबे समय तक ब्लड में जो है पड़े रहते हैं तो उनकी जो है वो मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने लगता रहता है और वो स्फेरिकल हो जाते हैं। स्फेरिकल मतलब एक बॉल जैसी शेप में आ जाते हैं, प्लेट से वो बॉल जैसी शेप में। और ऐसी शेप में आने की वजह से जो ESR का वैल्यू है वो कम हो जाता है, वो जल्दी सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से जो है आपने जब भी अपना ESR टेस्ट करवाना है तो आपके नज़दीकी लैब में, लोकल लैब में करवाना है। तो ये आपने 2 पॉइंट्स, एक खाली पेट और दूसरा लोकल लैब से ESR टेस्ट, ये आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आपने अपना ESR टेस्ट करवाना है। आई होप आपको मेरी ये दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए निरंतर लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।